औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब KCS 504 का लेक्चर नंबर 1 है। न्यू बुक स्टार्ट करें, इंशाल्लाह ये कंप्लीट भी करेंगे। अगर आपका साथ बना रहा है तो ज़रूर कंप्लीट करेंगे इसकी सीरीज़। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट भी कर दें, तो इंशाल्लाह हम सीरीज़ भी कंप्लीट कर ही लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 आ जाता है। लेक्चर नंबर 1 की सबसे पहले हम समरी देखते हैं। इसकी समरी में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले समरी में इन्होंने हमें कहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर के क्या क्राइसिस होते हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है, हाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ड्राइव फ्रॉम सॉफ्टवेयर क्राइसिस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के, इंजीनियरिंग के क्या असूल हैं जब हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, बैलेंसिंग एक्ट क्या है और हाउ टू अप्लाई इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और बैलेंसिंग एक्ट को हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड व्हाट आर द मेजर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ समरी के पॉइंट्स हैं। हमने देखना है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। कई लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर, अगर आपको प्रोग्रामिंग आ गई, अगर आपको कोडिंग आ गया तो इट्स मीन्स आप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। तो ये दरअसल गलत बात है कि सॉफ्टवेयर जो है वो 3 चीज़ों पर कंसिस्ट होता है। पहला है प्रोग्राम, डाटा, डॉक्यूमेंटेशन। ये 3 चीज़ें जो हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं। डाटा, प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हम इन 3 कंपोनेंट्स की भी लाजमी बात करते हैं। द प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, द प्रोग्राम और कोड इटसेल्फ इज डिफाइंड इंक्लूडेड इन सॉफ्टवेयर। डाटा क्या है, डाटा ऑन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स, ऑन विच द प्रोग्राम ऑपरेट्स। डाटा वो है जिस पर हमारा प्रोग्राम चलता है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। जिस तरह प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, इसी तरह वो डाटा जो प्रोग्राम ऑपरेट करता है वो भी एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। और डॉक्यूमेंटेशन, वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है वो भी एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और सॉफ्टवेयर दोबारा से यहाँ कहा गया कि सो द सॉफ्टवेयर इज नॉट जस्ट द कोड रिटन इन कोबोल, जावा, फोर्ट्रान एंड C++। अगर हम सॉफ्टवेयर की यहाँ बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम, डाटा, डॉक्यूमेंटेशन, ये 3 चीज़ें जो हैं वो आती हैं। ये आइटम्स हैं सॉफ्टवेयर की, आपने याद रखना है। ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट में पूछा जाता है कि कौन से आइटम्स हैं सॉफ्टवेयर की, तो वो प्रोग्राम है, डाटा है, डॉक्यूमेंटेशन है। अब ये क्यों ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर हमारे लिए बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे पास बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए अगर हमने अपने डाटा को एनालाइज करना है तो एनालाइजेशन भी हमारे लिए इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो बजट है वो भी कम हो सकता है और बजट जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़रूरी है, मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं सॉफ्टवेयर। गेम्स जो हम खेलते हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनाई गई हैं। एम्बेडेड सिस्टम जो हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन्स हैं, कार्स हैं, टेलीविजन हैं, उनके अंदर एम्बेडेड सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, लेकिन हमें कार को सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कार को हम सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कार का एक पुर्जा जब ख़राब हो जाता है ना, कोई एक पार्ट ख़राब हो जाता है तो हम मार्केट से लाके रिप्लेस कर देते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर एक रिप्लेसमेंट का नाम नहीं है। हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आ जाता है। इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर हमने समझ लिया, सॉफ्टवेयर एक कोड नहीं है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, डाटा, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम, ये 3 इसके पार्ट्स होते हैं। इस तरह अब हमने इंजीनियरिंग का प्रोसेस भी समझना है कि एक वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने साइंटिफिक नॉलेज को इस तरह से यूज़ करते हैं कि हम प्रोडक्टिव, कि किसी चीज़ को हम प्रोड्यूस कर पाएँ, किसी चीज़ में हम तब्दीली ला पाएँ, किसी चीज़ को हम इंट्रोड्यूस करें, कोई चीज़, नई चीज़ उभारें। अपनी साइंटिफिक नॉलेज को इस तरह से यूज़ करना कि आप प्रोडक्टिव वे में, प्रोडक्टिव ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज को हम इंजीनियरिंग कहते हैं। कि आप अपनी साइंटिफिक नॉलेज को इस तरह से इस्तेमाल करो कि आप कोई चीज़ बना पाओ, तो इसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर भी समझ लिया, इंजीनियरिंग भी समझ लिया, आगे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझते हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ में हमें क्या कहा गया है, कि इस पैराग्राफ में हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास एक फिज़िक्स है तो हम ये नहीं कहेंगे कि फ़िज़िक्स इंजीनियरिंग है, फ़िज़िक्स इंजीनियरिंग, लेकिन अगर हम फिज़िक्स का इस्तेमाल बिल्डिंग्स में बनाने में करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में करें, मशीन्स के बनाने में करें, तो ये इंजीनियरिंग कहलाता है। कि अगर हम फिज़िक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब फिज़िक्स की मदद से बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको सिविल इंजीनियरिंग कह देते हैं। अगर हम फिज़िक्स की मदद से इंजन्स या कार्स को बनाते हैं तो वो मैकेनिकल इंजन्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाती है। और अगर हम
फिजिक्स का इस्तेमाल किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बनाने में करें तो हम उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कह देते हैं। तो सेम यही हमारे पास रिलेशन है कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, कि अगर हम अपने कंप्यूटर साइंस के नॉलेज को इफेक्टिव वे में यूज़ करें सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाने के लिए, तो उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पर डेफिनेशन हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग आवर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स और अदर सिस्टम्स के दरमियान क्या फ़र्क है। यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको यही कहा गया है कि अगर आपके पास एक कार है, टीवी है और इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन टीवी, कार, इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास यहाँ सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास बल्ब जो है वो ख़राब हो जाता है तो आप यहाँ पर उसको लाकर चेंज करके उसी जगह लगा लेते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है अगर वो आपके पास ख़राब है तो वो शुरू से ही ख़राब होगा। सॉफ्टवेयर हमने पहले ही बात किया है कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग का नाम नहीं है, बनता प्रोग्राम से ही है। अब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, अब उस प्रोग्राम को आप रन करते हैं, उसके अंदर एक आपका प्रोग्राम रन नहीं होता। क्यों रन नहीं होता? क्योंकि आपने प्रोग्राम गलत लिखा है, आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से वो रन नहीं हो पा रहा। लेकिन अब एक जो बल्ब है वो तो चल चुका है ना, अब वो आप उसको लाके एक जगह दूसरी जगह बल्ब को रिप्लेस कर देंगे तो बल्ब कहाँ से सॉफ्टवेयर हुआ। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कहा गया कि सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, सॉफ्टवेयर का टूटने या ख़राब होने से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट है तो वो उसका शुरू से ही वेरी फर्स्ट डे से ही डिफेक्ट है, और उस डिफेक्ट को हम सॉफ्टवेयर में बग कहते हैं। ठीक है, इफ़ अ सॉफ्टवेयर हैज़ एनी डिफेक्ट देन द डिफेक्ट विल बी देयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कॉल्ड बग, उसको हम बग कहते हैं। अगर मोस्ट 3 लाइन्स इसके देख लेते हैं, यहाँ से ये 3 लाइन, दैट मीन्स इफ अ सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग देन इट शुड नॉट वर्क फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कि अगर आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा तो वो इसका मतलब ये है कि वो शुरू से ही ख़राब है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव द एलिमेंट ऑफ वियर एंड टियर, सॉफ्टवेयर का वियर और टियर का कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखना, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि अगर सॉफ्टवेयर में बग है, अगर आपके पास एक सीडी आ गई है सॉफ्टवेयर की, और अगर आप कहते हैं कि सीडी में बग है, मैं दूसरी सीडी खरीद लाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मौजूदा सीडी में बग है तो आपके पास उसके दूसरे वर्जन में भी बग होगा, बिकॉज आपका सॉफ्टवेयर बनाते हुए, आपका प्रोग्राम बनाते हुए ही मिस्टेक आपने किया, तो वो आपके, चाहे आप उसके हज़ारों कॉपियाँ बना लें या 10 कॉपीज़ बना लें, उसके 10 कॉपीज़ में भी बग होगा और आपके उसके 1000 कॉपीज़ में भी बग होगा। ठीक है, जब तक आप वो ठीक नहीं करते हैं बग, तब तक आपकी सीडी भी ठीक नहीं होती। तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्ट ऑफ कम्प्लेक्सिटी, सोर्स ऑफ इनहेरेंट कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर भी इसी के अबाउट बात की गई है कि अगर हमारे पास वन ऑफ द जो अगर हमारे पास यहाँ पर बग्स इंक्रीज होते हैं सॉफ्टवेयर में, तो मतलब कि जब हम अपने सॉफ्टवेयर को ज़्यादा बार चेंज करते हैं, अब हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी चेंजिंग लाई जाए, तो वो ज़्यादा उसमें बग्स इंक्रीज होने का भी ज़्यादा खदशा होता है। कि वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ इंक्रीज बग्स इन सॉफ्टवेयर इज देयर इज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ चेंज, जब हम उसमें ज़्यादा सी चेंजिंग करते हैं तो तब भी बग का आने का खतरा होता है। ठीक है, बग क्या है? एक एरर है। You can well imagine that if a car manufacturing company manufacture car in the similar way, then how long these cars remain useful. वो कहते हैं कि कितनी देर तक रहेगा, किस तरह से रहेगा और किस तरह से काम करेगा। अगर हम उसमें बार बार टेस्टिंग करते जाएं और बार में चेंजिंग करते रहें तो उसमें हमारे पास बहुत सा खतरा होता है कि हमें जो सॉफ्टवेयर है उसमें बग क्रिएट हो जाए या वो सही नहीं चल पाए। ठीक है, तो ये काफ़ी कम्प्लेक्सिटी हमारे पास शो होती है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर कि देयरफॉर द मेजर रीज़न ऑफ कम्प्लेक्सिटी इन सॉफ्टवेयर इज ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर दैट द सॉफ्टवेयर पासेस थ्रू अ कांस्टेंट, ये भी वही बात की गई है कि अगर हम उसमें मुसलसल एवोल्यूशन मतलब चेंज करते रहें। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल भी दी गया कि अगर आप गेम का नेम बार बार चेंज करते हैं तो वो वक्त के साथ साथ आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात भी लाएगा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो उसके अबाउट डील भी करते हैं। किसके अबाउट डील करते हैं? द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड एवोल्यूशन। अब हमने सॉफ्टवेयर क्राइसिस के अबाउट पढ़ना है, जो कि हमने समझ में पढ़ा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है। तो इसका जो यहाँ से स्टार्ट होता है, सारी ऊपर एक्सप्लेनेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जब हमारे पास शुरू शुरू में जब हमारे पास नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें एक
इस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की ज़रूरत होती थी, सॉफ्टवेयर सिस्टम की यूज़ होती थी, प्रोग्राम की यूज़ चाहिए होता था जो एक हाई लेवल का जो कंप्यूटर है उसको रन कर पाए। क्योंकि 60s में क्या होता था कि हमारे पास इस तरह के कंप्यूटर्स होते थे, इस तरह के कंप्यूटर्स होते थे कि जो लेस एफिशिएंट होते थे, लेकिन जब हमने हाई एफिशिएंट का बनाना था तो वो लेस एफिशिएंट का हमारे पास प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कोई और होता था। और जब हमने जब अपने हाई फ्रीक्वेंसी के कंप्यूटर्स बनाने थे तो उसके लिए हमें पावरफुल कंप्यूटर बनाने के लिए हमें पावरफुल कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी। तो इस को सॉफ्टवेयर क्राइसिस का नाम दिया गया था। अब यहाँ पर चलते हैं अपने हाइलाइटेड नोट्स की तरफ। इन अर्ली 16 सॉफ्टवेयर इन अर्ली 60s software has suffered from the similar kind of problem to which we call software crisis। 60s में सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स का शिकार हुआ था जिसको हमने सॉफ्टवेयर क्राइसिस का नाम दिया था। टेक्निक्स, वो तमाम टेक्निक्स जो यूज़ हुई थी स्मॉल सॉफ्टवेयर के लिए, अब वो बड़े सॉफ्टवेयर लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। ठीक है, दीज थिंग्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस। तो हमारे पास ये कुछ कंसिक्वेंसेस आए थे, कुछ नताइज आए थे कि क्या था कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट द सॉफ्ट कि अगर हमने ओल्ड टूल्स और टेक्निक्स को अप्लाई किया है अपना लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के लिए, कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के लिए, तो वो टूल्स जो थे वो काफ़ी नहीं थे। उसके बाद या हमारे पास डिलीवर्ड जो प्रोग्राम है वो सिस्टम जो है वो लेट हो रहा था या ओवर बजट हो रहा था, या हम अगर बना रहे थे तो हमें वो चीज़ मिल ही नहीं रही थी और ना ही हम कुछ एक्सपेक्ट कर पा रहे थे कि हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि अ कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड हेल्ड इन 1960s। 1960s में एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी, की गई थी क्राइसिस, ठीक है, जिसमें इन्होंने सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्राइसिस का नाम जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। और बात करते करते इस कम्प्लेक्सिटी पर उसी कॉन्फ्रेंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टर्म भी क्रिएट हो गया था। ठीक है, पीपल हैव सेड दैट वी यूज इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन द सेम वे एज वी यूज दीज प्रिंसिपल इन डेवलपिंग कार्स, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस etc। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास सॉफ्टवेयर क्राइसिस का रिजल्ट था। अब सॉफ्टवेयर, जाहिर सी बात है, जब हम किसी मुश्किल के अबाउट बात करते हैं तो उसके हल के बारे में भी बताते ही हैं, उसके हल के बारे में भी डिस्कस करते ही हैं। तो जहाँ पर हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस के अबाउट बात कर रहे थे वहाँ पर हमें अपना सोल्यूशन भी दिख गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो भी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे लोग फिज़िक्स में इस्तेमाल करते हैं, फिज़िक्स के इंजीनियरिंग में बिल्डिंग्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह बनाते हैं। When people realized that it is not possible to construct complex software using the techniques applicable in 1960s, an important result of this thing was that people had realized that just coding is not enough. ठीक है, more complex software systems, applications। उसके बाद हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज डिफाइंड बाय IEEE। अब IEEE का मुखफ़फ़ क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन है, ये आप पढ़ लें, एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं कि ये किसकी डेफिनेशन है। द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन क्वांटिफाइबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन क्वांटिफाइबल अप्रोच, ठीक है, डेवलपमेंट की तरफ, ऑपरेशन की तरफ, मेंटेनेंस करना, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, ये तमाम एप्लीकेशन इज दैट द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ। उसके बाद हमारे पास एक कोड डेफिनेशन है जो आयन सुमेरवाल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, software engineering is not just concerned with the technical processes of software development but also with the activities such as software management and with the development of tools। वो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो टेक्निकल प्रोसेसेस नहीं है जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करें, बल्कि ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज करें, जो डेवलपमेंट टूल्स को मैनेज करें, उसके मेथड को मैनेज करें, थियरीज को देखें। ठीक है, टू सपोर्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं दीज मेक्स क्लियर दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट, वही बात है कि ये हमें इतना ही बता रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो हमारे पास इज़ नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग कोड। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस टूल्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? प्रोसेस है, टूल्स को डेवलप, सॉफ्टवेयर प्रोसेस को, टूल्स को डेवलप करना सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है कम्बिनेशन है किसका? टूल्स का, टेक्निक्स का और प्रोसेसेस का, जो हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तमाम चीज़ें जो हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में से निकली हैं वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर
डिज़ाइन टेक्निक्स, टूल्स, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, जो इसमें इंक्लूड होती हैं। The design of ADA language was considered as the considerable effort in software engineering. These days, object-oriented programming is widely being used. If programming language will not support object-oriented, then it will be very difficult to implement object-oriented design using object-oriented principles. उसके बाद all this effort made the basis of software engineering. तो उसके बाद हमारे पास आता है वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर। वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इट इज़ रिलायबल, इट हैज़ गुड यूज़र इंटरफेस, इट हैज़ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। वो रिलायबल होता है, वो जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसका यूज़र इंटरफेस फ्रेंडली होता है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है, क्वालिटी सॉफ्टवेयर की अच्छी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब बजट के अराउंड राउंड होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर हैज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स। Whenever we talk about engineering system, we always first analyze whether it is economical, feasible or not. इकोनॉमिकल से मुराद है कि हमारे जेब खर्ची के मुताबिक इस तरह का ये सॉफ्टवेयर जो है वो है या नहीं, क्या हमने जितना पे करना है उससे बढ़कर है, तो हमें फिर उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर वो सॉफ्टवेयर जो है हमारे बजट के अराउंड है तो हम उसको खरीद सकते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर हमारे बजट में लो है, मतलब कि सॉफ्टवेयर इतना नहीं है, मतलब जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर इतना टेक्निकल नहीं है, तो हमारा बजट जो है वो भी लो उसके मुताबिक ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का इस तरह से इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशनशिप है। वो यहाँ पर दोबारा से करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रोवाइड द गुड फंक्शनैलिटी, वो गुड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। मेंटेनेबल, रिलायबल, एफिशिएंट, यूज़र फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। बैलेंसिंग एक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एक्चुअली द बैलेंसिंग एक्ट। यू हैव टू बैलेंस मैनी थिंग्स, हमें इसमें बहुत सी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। क्या? कॉस्ट बैलेंस करनी पड़ती है, यूज़र फ्रेंडलीनेस हमें देखना पड़ता है, एफिशिएंसी देखनी पड़ती है, रिलायबिलिटी देखनी पड़ती हैं। ये तमाम चीज़ों के लिए ना कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी आ जाता होता है, तो हम इस चीज़ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर कभी कभी कुछ चीज़ों के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ जाता है। कभी कभी कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन एफिशिएंसी कम होती है, कॉस्ट कम होती है एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। कॉस्ट वर्सेस रिलायबिलिटी, कि सॉफ्टवेयर जो है इतना रिलायबल है या नहीं है, कि कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं दे रहे, तो ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। एफिशिएंसी वर्सेस यूज़र इंटरफेस, ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज दीज कॉन्फ्लिक्ट एंटिटीज एंड ट्राइज टू स्ट्राइक अ बैलेंस, ठीक है। उसके बाद आता है चैलेंज इज़ टू बैलेंस दिस रिक्वायरमेंट। इन रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस किस तरह से किया जाता है कि अच्छा इंजीनियर जो है वो तमाम इन चीज़ों को बैलेंस करके एक एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाएगा जो आपको पसंद ही हो और आपकी चीज़ों पर डिपेंड करता हो, ठीक है। वो तमाम चीज़ों की वेटेज जो है वो बराबर रखेगा और आपको एक अच्छी क्वालिटी का, एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस का और एक अच्छी एक्सेप्टेबल इंटरफेस का आपको एक सॉफ्टवेयर बना कर दे देगा। अब कुछ सॉफ्टवेयर्स में एफिशिएंसी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है और डिज़ायरेबल होती है। इन सम सॉफ्टवेयर द एफिशिएंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड डिज़ायरेबल, ठीक है। उसके बाद therefore software development is a process of balancing among the different characteristics of software described in previous section, as it is an art to come up with such a good balance, and that art can be learned from experience, ठीक है। art can be learned from experience, ये तो कही बात भी है, देखी भी है। Law of diminishing returns, the law of diminishing act describes the same phenomenon. The case with software engineering, whenever you perform any task like improving the efficiency of the system, try to improve its quality and user friendliness. Then all these things involve an element of cost. तो इन तमाम चीज़ों में element of cost भी ज़्यादा आ जाती है। अब बात यहाँ पर की जा रही है कि but after reaching at a certain level of कि अगर हम एक सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और हमें उसका अच्छा नहीं मिल रहा रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम कहेंगे कि उसमें ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आए, तो वो कह रहे हैं कि उसमें दोबारा से हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से हमें उसके लिए दोबारा मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा लेवल भी आएगा कि जब आप ना ज़्यादा पैसे जब आप पैसे भी नहीं लगा सकते हैं और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो और इम्प्रूव भी नहीं हो सकता है। तो इसका फिनोमेना नीचे आपको दिया गया है, ठीक है, ऊपर पैराग्राफ में भी यही कहा गया है
कि इन द केसेस आफ्टर रीचिंग एट अ रीजनेबल लेवल ऑफ क्वालिटी वी डू नॉट ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एनी फर्दर। कि एक ऐसा लेवल आ जाता है कि हमें अपनी क्वालिटी जो है सॉफ्टवेयर की बढ़ाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, या हम कोशिश ही नहीं करते बढ़ाने की, कि जिस तरह है वो बस उसी तरह चलता रहे। ओके, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड क्या है? कैपर जॉन्स आर रिनाउंस्ड प्रैक्टिशनर एंड रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसने यहाँ पर कहा था कि ये रिसर्च में इसने की थी प्रोडक्टिविटी, किसकी रिसर्च की थी सॉफ्टवेयर में? प्रोडक्टिविटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी की, और सॉफ्टवेयर कॉस्ट फैक्टर्स एंड अदर फील्ड्स रिलेट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसने तमाम चीज़ों के बारे में रिसर्च की थी। और उसने फिर एक कंपनी बनाई थी। ही मेड अ कंपनी नेम सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी रिसर्च इन विच दे एनालाइज मैन, जिसमें इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स को एनालाइज किया था। अब उन प्रोजेक्ट्स के आपने अच्छी तरह से देख लेना कि कितने प्रोजेक्ट्स थे और क्या उसने किया था। इसने ही डिवाइडेड सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इनटू अबाउट 25 डिफरेंट कैटेगरीज ने 25 डिफरेंट कैटेगरीज में सॉफ्टवेयर को डिफरेंट एनालाइज किया था, मतलब डिवाइड भी किया था। और इसने तकरीबन 10,000 सॉफ्टवेयर जो हैं प्रोजेक्ट्स को देखा था और कुछ लिस्ट निकाली थी डिस्कशन करके कि उसमें हमें ये चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िग एंड रेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फेरेड इज़ आ रिऑन सॉफ्टवेयर। जो फेरेड जो है वो आपने यहाँ पर देख लेना कि फेरेड की कौन सी बुक थी? अ मैथिकल मैन वर्थ और एक नॉर सिल्वर बुलेट, ये इसके 2 बुक्स थी, ठीक है। अब यहाँ पर इसने बहुत सी लंबी पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये इसकी कहानी का पैराग्राफ है। वो कहना है कि इससे हमारे पास ये जाहिर होता है कि अनसोफिस्टिकेटेड मैनेजर जो है सॉफ्टवेयर का, वो एक जायंट, मतलब एक मुसीबत उसको दिखती है, और वो कहता है कि उस मुसीबत को ख़त्म करने का क्या तरीका है। उस मुसीबत को ख़त्म करने के लिए हम एक किसकी तरफ आते हैं? डिसिप्लिन और इंजीनियरिंग अप्रोच की तरफ आते हैं, जो कि क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है इज़ नॉट नथिंग बट अ डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ। तो समरी को देखते हुए हमने अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो क्लियर कर लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है, अच्छा लगा है, तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी कर दें फ्रेंड्स के साथ। इंशा